अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी मौजूद हैं इन सर्दियों की रातों को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नंबर 1 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे नंबर पे इसको कम से कम एक जानने वाले में ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। आज की ये जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी माजिद साहब की स्टोरी है और ये स्टोरी इन्होंने थर पार कर सिंध से शेयर की है। ये एक ऐसा किस्सा है जो कि ना सिर्फ खौफनाक किस्सा है बल्कि इस किस्से के अंदर एक लर्निंग है, एक मैसेज है जो तमाम उन लोगों के लिए हैं जो अक्सर रात में वीरान रातों में सफ़र किया करते हैं। इससे पहले माजिद साहब की इस स्टोरी की तरफ हम बढ़ें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरा नाम माजिद है और ये कहानी, ये किस्सा अब से आप कह सकते हैं 21-22 साल पुराना है। उस दौर में भी हम लोग थर पारकर के अंदर रिहाइश पजीर थे। हाँ, अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में मैंने एक सरकारी महकमे को नया नया ज्वाइन किया था। बुनियादी तौर पे उस डिपार्टमेंट के अंदर मैं ड्राइवर के तौर पे काम किया करता था और वैसे आम तौर पे शाम के 5-6 बजे तक मैं अपने घर वापस आ जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ कामों की वजह से या किसी भी वजह से बहुत देर तक बाहर रहना होता है। तो वैसे ही कुछ उस रात हुआ। मैं जब फ्री हुआ तो रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और ये मेरी जॉब के कैरियर में या मेरे कैरियर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे फ्री होते होते रात के 2-3 बज चुके थे। खैर, जब मैं फ्री हुआ, फ्री होने के बाद मैंने वहाँ से अपने घर की तरफ गाड़ी को चलाना शुरू किया। तो जहाँ पे मैं मौजूद था यहाँ से मेरे घर का जो रास्ता था मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रास्ता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे अतराफ में रेत ही रेत मौजूद थी और इक्का दुक्का कच्चे पक्के या कच्ची मिट्टी के घर बने हुए थे और इन घरों में भी किसी किसी घर में लाइट मौजूद थी। जो ही मैं एक मोड़ के करीब आया तो मैंने देखा कि मेरे उल्टे हाथ पे यानी जहाँ पे मोड़ मौजूद है एक बूढ़ी सी औरत जो कि बज़ाहिर इसी गांव की लगती है, यानी जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो वैसे ही कपड़े थे जैसे कि आम तौर पे थर पारकर की जो औरतें हैं वो पहना करती हैं। उसने एकदम से मेरी गाड़ी के सामने इशारा किया जैसे कि वो मेरी मदद की या लिफ्ट की मुंतज़िर हो। आप यकीन करें कि वैसे आम दिनों में अगर कोई मुझे रोकता तो मैं यकीनन उसकी मदद करता या कम से कम उससे पूछता कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। लेकिन बात यह थी कि ऑलरेडी मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी तो मैंने इस औरत को नज़रअंदाज किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। बात यह भी थी कि हमारे गांव के माहौल में आमतौर पे ख़वातीन इतनी रात में नहीं निकला करती और अगर निकल भी जाएं तो अपने महरम के साथ बाहर आया करती हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी था कि मुझे एटलीस्ट वहाँ रुक के उस औरत से उसका मसला दरियाफ्त करना चाहिए था। खैर, जो ही मैं मोड़ से मुड़ा और मुड़ने के बाद मैंने आगे बढ़ना शुरू किया तो अब ये जो रोड था ये सीधा मेरे घर की तरफ जाया करता था। हालांकि ये जो डिस्टेंस था गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैंने मोड़ काटा, मोड़ काटने के बाद जब मैं आगे आया तो एकदम से मेरी गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए। हालांकि ये जो गाड़ी थी इसकी प्रॉपरली मेंटेनेंस करवाई जाती थी और इसके अंदर फ्यूल के ख़त्म होने का या कोई इस तरह का मसला होने का इम्कान मौजूद नहीं था। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। शायद ये वही रात थी और वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। खैर, जब गाड़ी रुकी, रुकने के बाद जैसे कि आम तौर पे आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद बोनट को खोल के ये जो भी इंजन वगैरह है उसको चेक करते हैं और अपने तौर पे डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि बिला आखिर गाड़ी जो रुकी है इसके पीछे क्या वजह है। वैसे ही मैं गाड़ी से बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने अपने तौर पे गाड़ी का न सिर्फ मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया बल्कि मैं अपने तौर पे कोशिश करने लगा कि बेसिकली जो फॉल्ट है उसको पकड़ सकूं। आप यकीन करें कि 5 या 7 मिनट तक मुसलसल कोशिश के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बुनियादी तौर पे मसला क्या है। बज़ाहिर देखने में सब कुछ ओके था तो फिर ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। मेरा ख्याल है कि इंजन को देखते देखते मुश्किल से 1 या 2 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से खुला है, यानी जो पीछे पैसेंजर साइड थी वहाँ का दरवाज़ा खुला था
और कुछ सेकंड के अंदर अंदर दरवाज़ा खुलने के बाद बंद हो गया था। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और इस आवाज़ से इनकार करना मुमकिन नहीं था। यानी किसी ने मेरी गाड़ी के दरवाजे को खोला था और खोलने के बाद शायद वो गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया था। अब हम यहाँ के वासी थे, यहाँ पे सियासी असर व रसूख था, सारे के सारे लोग, पुलिस वगैरह सब हमें जाना करते थे। तो यहाँ पे किसी डाकू का मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि हो सकता है कोई चोर हो, कोई नया बंदा हो जिसको पता नहीं हो कि वो किसकी गाड़ी में बैठने वाला है। गाड़ी का जो बोनट था मैंने उसको वापस वैसे ही दोबारा लगाया और जब मैंने बोनट को नीचे किया तो जब मेरी नज़र सामने शीशे के ज़रिए अंदर की तरफ पड़ी तो वाकई में पीछे की तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, कोई है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है और वो अंदर आके बैठ चुका है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ और जब मैं बिला आखिर उस दरवाजे को खोलता हूँ जिस दरवाजे के खुलने की मुझे आवाज़ आई थी, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही जब मेरी नज़र अंदर की तरफ पड़ी तो आप यकीन करें वही बूढ़ी औरत जो कि अब से कुछ देर पहले कॉर्नर पे मुझसे लिफ्ट मांग रही थी, ऐसा लग रहा था चुपके से मेरी गाड़ी के अंदर आके बैठ चुकी है। अब तक मेरा यही ख्याल था ये जो भी बूढ़ी औरत है जो कि अंदर आके बैठी है, शायद ये चुपके से अंदर आके बैठ चुकी है और उसको जहाँ भी जाना है ये उसमें मेरी मदद ज़बरदस्ती हासिल करना चाहती है। लेकिन जो ही मैंने उस औरत के चेहरे पे, उसकी शक्ल पे, उसके जिस्म पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा झलसी हुई, ये जली हुई शक्ल है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था उसकी जो आंखों की पुतलियाँ हैं उनकी जगह लाल शोले या अंगारे मौजूद हैं। जो कुछ मैं देख रहा था वो सरासर एक हकीकत था और इसी दौरानिए में इस औरत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब यही वो लम्हा था जब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और इससे पहले कि मैं वहाँ से पलट के भागना शुरू करता, देखते ही देखते विद इन सेकेंड्स वो औरत एकदम से सीट से खड़ी हुई और ऐसा लगा जैसे वो बाहर आना चाहती है। अब जब आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अपने पैरों को आप आगे करते हैं और पैरों के ज़रिए ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला करते हैं। तो वैसे ही जब उस औरत ने अपने पैरों को बाहर निकलने के लिए आगे की तरफ किया और जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो ना सिर्फ उस औरत के पैर उल्टे नज़र आ रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था उसकी उंगलियां पीछे की तरफ हैं। इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने आंखें बंद की हैं। आंखें बंद करने के बाद मैंने दौड़ना शुरू कर दिया है। ये जो सफ़र था जो कि गाड़ी में मुश्किल से 7 या 8 मिनट का सफ़र बाकी था, अगर आप पैदल इसको तय करें तो मेरा ख्याल है कि आप 20 मिनट में बआसानी वहाँ पे पहुँच सकते थे। मैं भागता चला गया और मुसलसल मुझे एहसास हो रहा था मेरे पीछे पीछे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। बहरहाल जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं बिलाखिर अपने घर पहुंचा तो मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वैसे आमतौर पे जब मैं घर में वापस आया करता था तो घर वाले जाग रहे होते थे। अब क्योंकि रात के इस पहर में घर वालों का जागना मुमकिन नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि अब कुछ देर के बाद फजर होने वाली थी, तो हाँ कुछ देर के बाद घर वाले फजर की नमाज के लिए या वैसे भी उठने वाले थे। खैर काफ़ी नॉक करने के बाद बिलाखिर जब मेरी वालदा ने दरवाज़ा खोला तो जब मैं अंदर की तरफ दाखिल हुआ और मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले पीछे की तरफ पलट के देखा तो वही बूढ़ी औरत, वही खौफनाक चुड़ैल न सिर्फ मेरे सामने मौजूद थी बल्कि अजीब बात यह कि मेरे साथ साथ मेरी वालदा भी इस चुड़ैल को अपनी आंखों से बआसानी देख पा रही थी। खैर हमने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरी वालदा ने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार जब मेरी वालदा ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की तब कहीं जाके हमें महसूस हुआ कि एकदम से जो भी माहौल था वो नॉर्मल होना शुरू हो चुका है। खैर अल्लाह अल्लाह करके कुछ देर के बाद जब फजर की अजान हुई तब कहीं जाके मैंने, मेरी अम्मी ने सुकून का सांस लिया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले हमारे गांव में, इस इलाके में इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए थे,
लेकिन बात ये थी कि क्योंकि ये मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ पहला वाक़या पेश आया था, तो इसका असर काफ़ी अरसे तक हमारे जहनों पे महफूज रहा। एक बात और भी थी कि जब ये हादसा मेरे साथ पेश आया था, तो इस वाक़ये के आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 या 20 दिन तक मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इस दौरानिए में न सिर्फ मेडिकली बल्कि रूहानी तौर पे मेरा मुकम्मल तौर पे इलाज करवाया गया। अल्लाह का शुक्र है कि इस वाक़े के बाद से उस पूरे एरिया में मुझे मेरी मदर को ना ही कोई इस तरह की मखलूक नज़र आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो और लोग थे जो भी अक्सर रात में वहाँ से सफ़र किया करते थे, उनका यह मानना था कि अब भी अक्सर रात में वो बूढ़ी औरत या चुड़ैल उस इलाके में नज़र आया करती है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम हसन है, और ये आजकल इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब किया करते हैं। ये जो वाक़या था, ये समझ लें कि आप 2019 और 20 का वाक़या था, जबकि कोरोना का स्टार्ट हुआ था और पूरे मुल्क में देखते ही देखते ना सिर्फ पाबंदियां लग गई थी बल्कि लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पे शुरू कर दिया गया था। उन्हीं दिनों ये बताते हैं कि एकदम से रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मुझे अपने भाई की तरफ से, जो कि कराची में था, कॉल रिसीव हुई। अब जब मैंने अपने भाई से बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली बातें हुआ करती हैं, खैर खैरियत की बातें करेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा, कुछ मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। लेकिन उसका जो लबो लहजा था या उसका जो बात करने का अंदाज था, उससे लग रहा था कि किसी परेशानी का शिकार है, कुछ ना कुछ गलत है जो हो चुका है और वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो पीछे से अम्मी की भी आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा कि जैसे अम्मी बहुत परेशान है या रो रही हैं। अब जैसे ही मैंने ये सिचुएशन देखी तो मैंने फ़ौरन से अपने भाई से पूछा कि तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जब मैंने उससे बार बार पूछा तो उसने मुझे कहा कि जो मेरे फादर हैं उनको एकदम से हार्ट अटैक हुआ है और ये अब से तकरीबन 2 घंटे पहले की बात है। इस वक्त मेरे फादर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और तुम परेशान ना हो, मैं भी हूँ, अम्मी भी हैं और हमारे बहुत सारे कज़न्स भी मौजूद हैं। तो तुम कोशिश करो कि अपने काम पे फोकस रखो। इंशाल्लाह बाबा की जो तबीयत है वो थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी। आप कितनी ही नाफरमान औलाद क्यों ना हो, जब आपको पता चलता है कि आपके वालिदैन, ख़ास तौर पे आपका बाप, जो आपका रहबर होता है, आपका मेंटोर होता है, जो आपके लिए सब कुछ हुआ करता है, उसको कुछ हो जाए तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ था। मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाए, कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह मुझे कोई फ़्लाइट मिल जाए या कैसे भी मैं कराची पहुंच सकूं। लेकिन बस वो मेरे बुरे दिन थे और चाहने के बावजूद भी ना मुझे कोई फ़्लाइट मिली, ना कोई मेरा बंदोबस्त हो पा रहा था कि मैं कराची के लिए निकल सकूं। खैर, बड़ी कोशिशों के बाद और बड़े ताल्लुकात इस्तेमाल करने के बाद एक चांस मिला और वो इस तरह से था कि मुझे बाय रोड इस्लामाबाद से कराची जाना था। बाय रोड इस्लामाबाद से कराची आना मसला नहीं था। मसला ये था कि जगह जगह पाबंदियां थीं, लॉकडाउन था, पुलिस खड़ी हुई थी। लेकिन जो रेफरेंस था वो इंशाल्लाह मेरे काम आने वाला था। बहरहाल उस रेफरेंस के आसरे पे मैं इस्लामाबाद से उसी वक्त निकला। आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर निकला और मेरी पूरी कोशिश थी कि 18 से 19 घंटे में जैसे तैसे कराची अपने बाप के पास अस्पताल में पहुंच सकूं। जब मैं निकला तो शायद रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ था। दूर दूर तक न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क में कोरोना की पाबंदियां लगी हुई थी। खैर, जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो तकरीबन 2 घंटे तक अल्लाह का शुक्र है ना कोई रुकावट आई, ना ही किसी ने चेक किया,
और ना ही रास्ते में पुलिस नजर आई। इसी तरह तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे और रात के तकरीबन पौने 3 बजे का टाइम था। मेरा प्लान यह था कि किसी भी तरह 7 बजे तक या 6 बजे तक मैं सिंध के अंदर दाखिल हो सकूं। खैर, रास्ते में एक जगह नज़र आई और मुझे बहुत ज़ोर से यूनिन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस जगह मैं गाड़ी रोकता हूँ और अंदर जाता हूँ और जाके फ्री होने के बाद वापस से ड्राइव शुरू करता हूँ। ये जो जगह थी, यहाँ से मैं पहले भी गुजरा था। बेसिकली एक मोटल था। अब क्योंकि कोरोना की पाबंदियाँ थीं, बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो यहाँ पे भी कोई भी मौजूद नहीं था। एक गार्ड था जो बाहर बैठा हुआ था और इसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट था जो अंदर मौजूद था। मैं अंदर गया, मैंने वहाँ जाके सलाम दुआ की और उसके बाद मैं सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। ये जो वॉशरूम था, ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था और शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ की लाइट्स ख़राब हैं। खैर, मैंने मोबाइल की जो टॉर्च थी वो ऑन की और वॉशरूम में जाके फ्री होने लगा। ये बताते हैं कि जब मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के बाहर, यानी जो गेट है उसके बाहर की तरफ शायद कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है वो ना सिर्फ चल रहा है बल्कि बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब खैर, मैं वॉशरूम से फ्री हुआ और मेरा जो फोकस था बस यही था कि यहाँ से निकलूँ, हाथ वगैरह वॉश करूँ और अगर कुछ खाने को बिस्किट चिप्स वगैरह मौजूद हैं तो वो ले लूँ। बहरहाल, जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो वहाँ पे, यानी कि वॉशरूम के बिल्कुल बाहर जो जगह थी, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से बाहर रिसेप्शन की तरफ आया और उनसे जो भी चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें ली, उनका शुक्रिया अदा किया और वापस से भागता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा था तो एकदम से जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, यानी ओपोजिट रोड पे या उस तरफ पड़ी जहाँ पे झाड़ियाँ या खेत वगैरह मौजूद थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामने दरख्त लगे हुए, जो कि शायद माल्टे के दरख्त थे, उन दरख्तों के आगे एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में खड़ी हुई है। और ना सिर्फ वो खड़ी भी है बल्कि उसके साथ साथ एक 3 या 4 महीने का बच्चा भी उसकी गोद में मौजूद है। मुझे लगा कि शायद कोई गांव की औरत होगी या कोई मांगने वाली होगी जो रास्ता भटक के या जैसे तैसे रोड पे आ गई होगी। अब जैसे ही मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका जो चेहरा है बड़ा खौफनाक चेहरा है और एक अजीब सी फिटकार है जो उसके चेहरे पे मौजूद है। इसके साथ साथ इस अंधेरे में उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसको देखते ही मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। खैर, मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठा। वो जल्दी में था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करना शुरू की। अब जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो अगले ही सेकंड, अगले ही लम्हे जो मेरी गाड़ी का शीशा था उस पे किसी ने जोर जोर से नॉक किया। अब जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वही औरत बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़ी हुई है और हाथ बढ़ा के इशारा कर रही है, जैसे कि वो मुझसे भीख मांगना चाहती हो या वो कुछ मांग रही हो। बहरहाल, जब मैंने उसको इस तरह से देखा, हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहता था, एक तो मेरे फादर अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन मुझे कुछ मशकूक लगा मामला। खैर, मैंने बजाय इसके कि मैं रुकता, उससे बात करता या उसको भीख देता, गाड़ी स्टार्ट की और फौरन से उसको भगाना शुरू कर दिया। अब जितना तेज़ हो सकता था मैं मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और मुझे वहाँ से निकले हुए तकरीबन 20 या 25 मिनट गुजर चुके थे। इसी दौरानिए में मुझे अपनी गाड़ी की जो बैक सीट है उस तरफ कोई मूवमेंट महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर, कोई बिल्ली जब मैं रुका था वहाँ से अंदर दाखिल हो गई है। अब मैं क्योंकि 80 या 90 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रहा था तो एकदम से गाड़ी को रोकना या पीछे देखना खतरे से खाली नहीं था। मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई और बिलाखिर मैंने जो गाड़ी की स्पीड थी
उसको ना सिर्फ स्लो किया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखना शुरू किया। बैक व्यू मिरर से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर, मैंने जब गाड़ी मुकम्मल तौर पे रोकी और रोकने के बाद बाकायदा पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि वही औरत बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी जो गाड़ी है उसकी बिल्कुल बैक सीट पे साइड में बैठी हुई है और बाकायदा नीचे होके बैठी हुई है ताकि मैं उसको साइड मिरर के ज़रिए ना देख सकूं। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी के अंदर देखा तो वो अजीब से तरीके से मुझे देख के मुस्कुराने लगी। वैसे ही लाल शोलों की तरह उसकी आंखें चमक रही थी और ना सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी बल्कि उसका ज़ख्मी चेहरा मेरी आंखों के सामने मौजूद था। उसके जिस्म पे, ख़ास तौर पे उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन कट्स से खून निकल रहा है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस बच्चे पे पड़ी जो उसकी गोद में मौजूद था तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा है उसकी अजीब आंखें हैं, यानी कि जैसे कि आमतौर पे बच्चों की दो आंखें हुआ करती हैं, तो वो दो आंखें नहीं थीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि दो आंखों को मिला के कुछ अजीब सी उसकी आंखें हैं जो उसके माथे पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो जो बच्चा था उसकी नाक उसके चेहरे पे मौजूद नहीं थी। गर्ज के उस औरत के साथ साथ इस बच्चे का जो चेहरा था वो भी खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। बहरहाल, जब मैंने इस तरह से उस औरत को और उस बच्चे को देखा तो मैं एकदम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और जितनी भी कुरानी आयत आती थी वो मैंने ना सिर्फ पढ़ना शुरू की बल्कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद हिसार करना और गाड़ी की तरफ फूंकना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं मुसलसल तिलावत करता रहा और मेरा जो फोकस था वो गाड़ी की तरफ था। मुझे लग रहा था वो किसी भी लम्हे गाड़ी से बाहर निकलेगी और मेरी जान ले लेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 10 या 15 मिनट तक मुसलसल गेट बंद था और उसके कुछ देर के बाद दूर से मुझे एक गाड़ी आती दिखाई दी। अब जैसे ही वो गाड़ी मेरे करीब पहुंची तो उसमें भी इत्तेफाक से एक फैमिली मौजूद थी और जब उन्होंने मुझे इस अंधेरे में, इस वीराने में रुके हुए देखा तो समझे कि शायद मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। खैर, वो अपनी गाड़ी से निकल के जब बाहर आए तो मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैंने एक औरत को एक बच्चे के हमरा इस गाड़ी के अंदर देखा है। वो कहने लगे कि शायद आपका वहम होगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उनके साथ साथ मैंने भी आयतुल कुर्सी दोबारा से पढ़ी और हम लोगों ने अपनी गाड़ी की तरफ, यानी मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैं अपनी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा और वहां पहुंच के जब मैंने गाड़ी का गेट खोला तो आप यकीन करें कि उस गाड़ी के अंदर ना वो औरत मौजूद थी और ना ही उसका बच्चा मौजूद था। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पे मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा था एक औरत एक बच्चे के हमरा पीछे की तरफ ना सिर्फ बैठी हुई थी बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से गाड़ी की पिछली सीट के नीचे की तरफ छुपी हुई थी। खैर, ये जो साहब थे ये बड़े अच्छे साहब थे और इन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठें, खिड़कियां खोल के रखें, हम भी आपके साथ साथ कराची की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम दोनों साथ रहें। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे जब मैं सिंध के अंदर एंटर हुआ तो उस वक्त तक फजर की अजान हो चुकी थी और फजर की अजान के बाद मेरा हौसला बहाल हुआ और मेरे औसान जो थे उन्हें ज़बतन बेहतर हो चुके थे। खैर, जैसे तैसे मैं कराची पहुंचा और कराची पहुंचते पहुंचते मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तकरीबन 6 से 7 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और इस दौरानिए में अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे फादर थे उनकी तबीयत रिकवर कर गई। आज भी जब मैं उस खौफनाक रात को या उस खौफनाक वाक़ये को याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत उसी बच्चे के हमरा मेरे बहुत ही करीब मौजूद है।